फिल्म की शुरुआत में 3 वैज्ञानिकों को समुद्र तट की ओर चलते हुए दिखाया गया है। मृत जायंट के बारे में यह कहानी हमें स्टीवन के एक आदमी द्वारा बताई जाएगी। परसों इस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया था। परिणामस्वरूप एक मृत विशालकाय जीव समुद्र तट पर आ गया और जब मछुआरों ने उस विशालकाय जीव को देखा तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने पुलिस को सूचित किया, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। समुद्र तट पर जाने पर लोगों के पास साझा करने के लिए बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। वैज्ञानिक समुद्र तट पर अकेले जाने का निर्णय लेते हैं। वे अपने सामने खड़ी उस विशालकाय आकृति को देख रहे थे। उन्होंने इसके बारे में कई बार सुना था। बहुत सारे लोग उस विशालकाय को देखने आए थे। कोई भी उसे छू नहीं रहा था। हर कोई उससे डरता था। स्टीवन और उनके आदमियों का अनुमान है कि उसका वजन लगभग 80 टन होगा। स्टीवन का दावा है कि किसी विशालकाय प्राणी की आयु का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। स्टीवन उसकी नाक और आंखों को देखकर कहते हैं कि वह एक युवा विशालकाय प्राणी है। वैज्ञानिक उस विशालकाय जीव के शरीर के पास खड़े होकर शोध कर रहे थे। इस दौरान स्टीवन उस विशालकाय व्यक्ति के हाथ के पास चला जाता है। यह एक तालाब की तरह लग रहा था। उसका हाथ इतना बड़ा था कि उसमें पानी इकट्ठा होने के बाद यह एक तालाब प्रतीत होता है। इसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। स्टीवन कहते हैं कि विशालकाय के आकार से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये विशालकाय मछलियां अभी भी मौजूद हैं। वे समुद्र तट पर खड़े लोगों की तुलना विशालकाय से करते हैं। वे विशालकाय की अपूर्ण प्रतिलिपियां हैं। स्टीवन उन्हें देखकर चौंक जाता है। इसी बीच उसका सहयोगी विशालकाय को उल्टा कर देता है। वह वहां मौजूद लोगों को बताती है कि वह सुरक्षित है। यह सुनकर वे सभी उस दैत्य के शरीर पर चढ़ जाते हैं। ऐसा करने के बाद वे खुश हो जाते हैं। कोई व्यक्ति उस विशालकाय व्यक्ति के शरीर पर उछल कूद कर आनंद ले रहा था। स्टीवन इसे छूता नहीं है, यहाँ तक कि इस पर चलता भी नहीं है। इस बीच उनके सहकर्मी उस विशालकाय व्यक्ति के बारे में नोट्स लेने में व्यस्त थे। समय के साथ इस विशालकाय जानवर के साथ खेलने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि सभी लोग अपने घर जा रहे थे। स्टीवन 3 दिन बाद फिर यहाँ आता है। उनकी रुचि उस विशालकाय राक्षस में बढ़ गई है। उनका दावा है कि उस राक्षस पर नजर रखने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। वह विशालकाय व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से अधिक जीवित लग रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे उस विशालकाय पेड़ पर फिसल रहे थे। कुछ लोग इस विशालकाय पेड़ को काटने की तैयारी कर रहे थे। वह देर रात तक विशालकाय के पास रुकने का निर्णय लेता है। आठ कोई भी विशालकाय नहीं होगा। विशालकाय के पास आकर उसने देखा कि विशालकाय सड़ रहा है। उसके शरीर के अंग अजीब लग रहे थे। उसने उस विशालकाय व्यक्ति के कान पर एक लड़की को देखा। वह उस दानव के कान को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। स्टीवन ने देखा कि विशालकाय व्यक्ति की युवा शक्ल गायब हो रही है। अब वह जवान नहीं दिख रहा है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण उनके ऊतकों को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण उनका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। स्टीवन ने उस विशालकाय व्यक्ति के चेहरे पर एक कीड़ा देखा। वह उसके मुंह के अंदर जा रहा था। स्टीवन सोच रहा था कि कीट के आने से पहले ही विशालकाय का सफाया हो जाएगा। स्टीवन साहस के साथ विशालकाय में चला गया। विशाल की छाती पर चढ़ने के बाद वह विशाल की बाह देख रहा था। यह पूरी तरह से सड़ चुका था। बाकी हिस्से कीड़े और पक्षी खा रहे थे। यहाँ एक अजीब चीज उसकी आंखों को ढक रही है। इससे उसकी आंखों में तालाब जैसा दृश्य आ गया था। स्टीवन अपनी आंखों में अपनी परछाई को देखते हुए सोचता है कि क्षय होने का दर्द उस दर्द से कम है जो उसे अकेलेपन ने दिया था। फिर वह चला जाता है। अगले दिन स्टीवन देखता है कि उस विशालकाय व्यक्ति के हाथ और पैर सड़ चुके थे। अब वह अपने शरीर को घूर रहा था। दानव के शरीर का अपमान किया जा रहा था। उसका अपमान करने वाले कोई और नहीं बल्कि मनुष्य ही थे। यहाँ तक कि वह विशालकाय प्राणी भी मानव जैसा ही प्राणी था। अगले दिन जब वह उस विशालकाय प्राणी के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस विशालकाय प्राणी का भी सिर काट दिया गया है। इस विशालकाय जीव को पक्षी और कीड़े खा रहे हैं। सिर के बिना उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। इसके साथ ही स्टीवन का उस विशालकाय व्यक्ति के साथ संबंध भी खराब हो गया।
वह शव द्वारा बनाया गया था। फिर वह कुछ दिनों के लिए समुद्र तट पर नहीं आया। कुछ सप्ताह बाद जब वह समुद्र तट पर आता है तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता है। विशालकाय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब केवल विशालकाय का क्षयग्रस्त घेरा ही बचा है। अब वे सभी विशालकाय में रुचि खो चुके हैं। कुछ महीनों के बाद लोग उस विशालकाय व्यक्ति के प्रवेश को भूल जाते हैं। एक दिन साइकिल चलाते समय स्टीवन को जमीन में विशालकाय खोपड़ी दिखाई दी। उसे विश्वास था कि अगर वह खोजेगा तो उसे आंखें और नाक की हड्डियां भी मिल जाएंगी। स्टीवन के अनुसार सजावट के सामान स्टीवन के दिमाग में मौजूद यादों की तुलना में विशालकाय की हड्डियों से बेहतर तरीके से बनाए गए थे। विशालकाय के कुछ शरीर के अंग भी सर्कस में रखे गए थे। वैज्ञानिक टिप्पणी करते हैं, जिन्होंने विशालकाय को देखा है वे अब उसे असली राक्षस के रूप में देखते हैं जो मर चुका था। उसके लिए तो वह दानव अभी भी जीवित था। अपने सपनों में वह अक्सर उस दैत्य को अपने शहर से निकलते हुए देखता है। वह शहर से अपने शरीर के अंगों को इकट्ठा करके वापस समुद्र की ओर जा रहा था। यह फिल्म हमें एक गहरा संदेश देती है। एक इंसान दूसरे लोगों के जीवन में कैसे प्रवेश करता है और उन पर अपनी छाप कैसे छोड़ता है। वह लोगों को सिखाता है और लोगों से सीखता है। जब वह संसार से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। दिन, महीने और वर्ष बीत जाने पर भी कोई उसे याद नहीं करता। इसी तरह हमने इस फिल्म में देखा एक विशालकाय व्यक्ति कैसे आया और दूसरों को कैसे आकर्षित किया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कई दिन, महीने और साल बीत जाने के बाद भी कोई उसे याद नहीं करता। दरअसल यह मानव जीवन का कड़वा सच है। लोग मनुष्य को तब तक याद रखते हैं जब तक वह जीवित रहता है। अगर कुछ दिनों बाद इंसान मर जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। अब मैं आइस एज फिल्म के बारे में बताऊंगा। फिल्म की शुरुआत में एक जोड़ा दिखाया गया है। उन्हें एक नए अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। रॉग नाम के व्यक्ति को अपने घर में कुछ सामान लाते हुए दिखाया गया है। उसकी पत्नी गेल घर में सामान रख रही थी। गेल ने नए अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज देखा। मकान मालिक ने इसे इस घर में छोड़ दिया है। गेल फ्रिज के बारे में चिंतित था। पुरानी तकनीक में कुछ अद्भुत बात है। इस पर गेल ताना मारते हुए कहती है, हाँ, यह बदसूरत मोटर इसी पर है। वह नया फ्रिज लगाना चाहती है, लेकिन रूज नया फ्रिज खरीदने में असमर्थ था। गेल अपने पति की चतुराई को नजरअंदाज कर देती है। इस मुद्दे को छोड़ते समय वे शराब का आनंद लेने की सोचते हैं, क्योंकि वे स्थानांतरण से थक गए थे। जब रॉग फ्रिज से बर्फ निकालने जाता है तो वह उसे बर्फ के टुकड़ों से ढका हुआ पाता है। वह बड़ी मुश्किल से बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकालता है और उसे अपने पेय में डालता है। वे एक साथ बैठते हैं और अपने घर की खुशियों का जश्न मनाते हैं। पेय पदार्थ का एक घूंट लेने के बाद उसे पेय पदार्थ में एक संरचना दिखाई देती है। जब उसे पता चलता है कि यह एक जानवर है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह गेल को बर्फ का टुकड़ा दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है? गेल तुरंत आवर्धक ग्लास ले आता है। उन्होंने बर्फ के टुकड़े में जमे हुए एक छोटे जीव को देखा। वे उस जीव को देखकर हैरान और भ्रमित हो गए। यह इतना छोटा था कि उन्होंने देखा कि इस छोटे जीव का शिकार किया जा रहा है। उन्होंने इसके शरीर में भाले देखे। इसे देखकर वे और अधिक हैरान हो गए। गेल तुरंत फ्रिज से सभी बर्फ के टुकड़े निकाल लेता है। यहाँ यह पता चलता है कि एक मध्यम आयु वर्ग की सभ्यता फ्रिज के अंदर काम कर रही है। फ्रिज में समय तेजी से बीत रहा था। 1 सेकंड फ्रिज में 1 सप्ताह के बराबर होता है। यह देखकर पति पत्नी हैरान रह गए। वे सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। नागरिक भी उन्हें घूर रहे थे। वे छोटे थे, इसीलिए उन्हें विशालकाय समझ रहे थे। फिर भी उन्हें उनसे कोई परेशानी नहीं है। कुछ समय बाद रॉग उस जीव को अपने घर के प्लांट में दफना देता है। आइस क्यूब से उन्हें जो छोटा सा जीव मिलता है, गेल फिर उसका मजाक उड़ाता है। फ्रिज खोलने पर उन्हें पता चलता है कि शहर कुछ ही समय में मध्य से औद्योगिक युग में बदल गया है, क्योंकि वे कुछ समय के लिए फ्रिज से दूर थे। लेकिन शहर में सदियां बीत गईं। इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बनी थीं। दुष्ट यह सब देखकर दुखी था। उसे वह समय याद आ रहा था जो उन्होंने शुरुआत में देखा था। वे उन्हें क्या समझते हैं? क्या वे उन्हें भगवान मानते हैं?
इस बीच उन्होंने 2 निर्माण श्रमिकों को फ्रीजर में बात करते हुए देखा। हम उन पागल दिग्गजों को हर दिन देखते हैं, उन्होंने कहा। हम गेल के दांतों में ब्रोकोली देखकर थक गए हैं। औद्योगिक समुदाय को आधुनिक समुदाय में बदलते हुए देखते हुए वहां की इमारतों को अधिरचना में बदल दिया गया। इसके साथ ही वे छोटी उड़ान देखते हैं। दुष्ट ने उन्हें विमान समझ लिया था और वे समय बीतने का गवाह बन रहे थे। दुष्ट आश्चर्यचकित था और सोचता था कि अगर यह हमारी दुनिया के समान है तो इस आधुनिक युग के बाद क्या होगा। इसी बीच उन्हें पास में बिजली गिरने वाली एक वस्तु दिखाई देती है। दुष्ट चौंक जाता है, यह क्या है? वह इसे देखने के लिए पास जाता है। फिर वह जोर के झटके के साथ काफी दूर जाकर गिरता है। गेल उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। उसने देखा कि उसका चेहरा झुलस गया है। उन्होंने देखा कि यह एक लॉन्चर था। जब वे उसके पास गए तो युद्ध चल रहा था, वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने फ्रीजर बंद कर दिया क्योंकि वे संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते थे। बाद में वे पिज्जा ऑर्डर करते हैं और अपने भोजन का आनंद लेते हैं। अब लगभग 1 घंटा बीत चुका है, उन्होंने फ्रीजर नहीं देखा है। युद्ध खत्म हो गया है या नहीं? दुष्ट कहता है कि हमें फ्रिज फिर से खोलना होगा। इस बार वे डरे हुए थे। वे सब कुछ नष्ट होते देखकर डर गए। फ्रिज खोलते ही वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। युद्ध खत्म हो गया है और छोटे लोगों ने सब कुछ वापस ले लिया है। उन्होंने वहां छोटी उड़ने वाली कारों को भी देखा। वे शहर में मोतियों की तरह चमक रहे थे। वे इसकी तुलना अपनी दुनिया से करते हैं। यह एक भविष्यवादी दुनिया थी जिसमें आसमान से बातें करती इमारतें इसे एक सुंदर रूप दे रही थीं। फिर शहर पिरामिड में बदल जाता है। इसके साथ कई लाइनें जुड़ी हुई थीं। रॉग और गेल ने मान लिया था कि सभी लोग पिरामिड में रहते हैं। पिरामिड संरचना पूरे शहर को अपने में समाहित करने लगती है। यह विस्फोट करते हुए एक विशाल ऊर्जा दीवार में बदल जाती है। इसके कारण चांदी की चिंगारियां उनकी पूरी रसोई में फैल गईं। वे उसे घूर रहे थे। वे इसे काल्पनिक दुनिया का एक हिस्सा मान रहे थे। चिंगारियां जुगनू जैसी दिख रही थीं। बाद में चिंगारियां एकत्र होकर फ्रीजर में वापस आ जाती हैं। एक क्षण में सब कुछ गायब हो गया। वे इस बात को लेकर असमंजस में थे। गेल को लगा कि सब कुछ गायब हो गया है, जबकि रॉक को अभी भी उम्मीद थी कि वे फिर से आ जाएंगे। यह सब वास्तव में यह दर्शाता है कि दुनिया को हटा दिया गया है। रॉक फ्रिज बंद कर देता है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्होंने कुछ ही घंटों में मानवता का खाका देखा तथा भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। अगली सुबह दंपति अपना सामान्य जीवन पुनः शुरू कर देते हैं। उनके मन में अभी भी कल के बारे में कुछ सवाल हैं। वे फिर सस्पेंस में फ्रीजर को देखते हैं। जब छोटे मानव लौटते हैं, वे डायनासोर का मांस खा रहे थे। वे डायनासोर से दूर भाग रहे थे। इसका मतलब है कि अब मानवता की शुरुआत दिखाई गई है। इस फिल्म का समापन भी इस जोड़े के एक दृश्य के साथ होता है। वे एक बार फिर जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने में व्यस्त हो गए। यह फिल्म दुनिया की शुरुआत, विकास और अंत को दर्शाती है। प्राकृतिक आवास से लेकर आधुनिक युग तक की मानव यात्रा को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। इस कहानी में फ्रिज मानव जाति की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। यह युगल मानव व्यवहार को दर्शाता है। जब फ्रिज में युद्ध शुरू होता है तो फ्रिज बंद कर दिया जाता है। वे अपने आप में ही व्यस्त थे। यह पर्यावरण के प्रति मानवता की उपेक्षा को दर्शाता है। अंततः पावरबॉल के सामने जीवन का प्रकट होना मानवता के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। यह फिल्म भी यहीं समाप्त होती है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।